नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सही ट्रेड में। मैं हूं सचिन और आज हम करने वाले हैं एलआईसी के आईपीओ का एनालिसिस। मच अवेटेड आईपीओ आ गया है। 4 मई को इस एप्लीकेशन ओपनिंग हो जाएगी, इस इशू की ओपनिंग हो जाएगी। 9 तारीख तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो आईपीओ में। तो कुछ डिटेल जानकारी देखते हैं इस वीडियो में कि कंपनी किस तरीके के प्रॉफिट बना रही है, वर्थ इट है या नहीं है इसमें अप्लाई करना। वीडियो के एंड में मैं अपना जो भी कंक्लूजन है वो आपको बताऊंगा। मैं क्या करने वाला हूं इस वीडियो में ये भी मैं आपसे शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डेट क्या क्या है, कितना बड़ा इसका जो इशू साइज है, कितने लॉट मिलने वाले हैं, कितने टोटल शेयर है और डिस्काउंट के बारे में पहले बात करेंगे। फिर ओवरव्यू देखेंगे, फिर प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट के बारे में बात करेंगे और एंड में पीयर कंपैरिजन करेंगे फाइनेंशियल रेशोज के साथ और उसके बाद में अपना कंक्लूजन दूंगा। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि 4 मई को ओपन होने वाला है इशू। 2 दिन यानी कि कल, आज 3 तारीख है, 4 तारीख को ये ओपन हो जाएगा। 9 तारीख तक आप इसमें एप्लीकेशन डाल सकते हो। 4 मई को सुबह 10 बजे के बाद से आप इसमें एप्लीकेशन डालना शुरू कर सकते हो। 10 बजे के बाद आपको अप्लाई करना होता है। आपके डीमेट अकाउंट से आपको ये अप्लाई करना होता है। अगर अपस्टॉक्स, जीरोधा, पेटीएम या ग्रो में आप जिसमें भी आपका डीमेट अकाउंट है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। अगर कैसे अप्लाई करना है ये आपको पता नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आईपीओ को कैसे अप्लाई करते हैं इसके बारे में का वीडियो मैंने बनाया है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो आप देख सकते हो और उसकी मदद से आप अप्लाई कर सकते हो। पूरा जो इशू है, गवर्नमेंट कितना अपना बेच रही है स्टेक, तो टोटल इशू साइज है 21,000 करोड़ का। देश का मच अवेटेड और सबसे बड़ा आईपीओ इसे बोला जा रहा है और गवर्नमेंट लगभग 3.5% का अपना स्टेक जो है ये बेच रही है इस आईपीओ से। मतलब ये पूरा का पूरा जो है ऑफर फॉर सेल है, नया इशू कोई नहीं है, ऑफर फॉर सेल है। 21,000 करोड़ का पूरा इशू का साइज है। अगर हम शेयर्स की बात करें तो लगभग 22 करोड़ 13,74,920 शेयर गवर्नमेंट इसमें अपने बेचने वाली है। प्राइस बैंड की अगर बात करें तो 902 रुपए का लोअर बैंड है और 949 रुपए का अपर बैंड यहाँ पे दिया गया है। मतलब आपको अगर प्राइस डालनी है तो 902 से लेके 949 रुपए तक आप लगा सकते हो, लेकिन इसमें आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो किस तरीके से ये डिस्काउंट वर्कआउट होगा ये भी हम देखेंगे। फिलहाल मार्केट लॉट की बात करते हैं। 15 शेयर आपको मिलेंगे टोटल, यानी कि आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट करते हो अपर बैंड के ऊपर रख के भी, फिर भी आपको यहाँ पे 14,235 रुपए इन्वेस्ट करने हैं एक लॉट के लिए। मैक्सिमम आप रिटेल ट्रेडर हो तो 2 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी कि 1,99,290 रुपए तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मैक्सिमम लॉट आपके उतने आ जाएंगे। अगर आप एचएनआई हो तो आप उससे भी ज्यादा अप्लाई कर सकते हो। फेस वैल्यू कंपनी की जो है वो 10 रुपए पर इक्विटी शेयर की रखी गई है। 12 मई को अलॉटमेंट डेट आएगी, 13 मई को रिफंड मिलेगा। अगर अनफॉर्चुनेटली आपको ये आईपीओ नहीं लगता है, नहीं मिलती है इसकी जो अलॉटमेंट है, तो 13 तारीख को आपके पैसे वापस आ जाएंगे। और लिस्टिंग जो इसकी होगी, ये टेंटेटिव डेट है, ये लिस्टिंग डेट थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, अलॉटमेंट डेट आगे पीछे हो सकती है, लेकिन 12 मई को अलॉटमेंट आ जाएगी, 13 मई को रिफंड आ जाएगा और 17 मई को स्टॉक मार्केट के ऊपर ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। एनईसी और बीएसई दोनों के ऊपर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि है डिस्काउंट की। रिटेल ट्रेडर के लिए डिस्काउंट है 45 रुपए और ये डिस्काउंट आपको अप्लाई करते टाइम पे ही मिलने वाला है। ऐसे नहीं कि पहले एप्लीकेशन होगी और उसके बाद आपको डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको प्राइस बैंड सिलेक्ट करना होगा 902 रुपए से लेके 949 रुपए तक का, और तुरंत जो पैसे आपको कट हो जाएंगे, या फिर आप कट ऑफ प्राइस आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको कट ऑफ प्राइस हमेशा सिलेक्ट करनी होती है। तो कट ऑफ प्राइस रिटेल ट्रेडर के लिए कट ऑफ प्राइस आएगी लगभग, अगर आप अपर बैंड पकड़ते हो तो 904 रुपए की कट ऑफ प्राइस आपको यहाँ पे आ जाएगी। तो तुरंत ही आपको 45 रुपए का डिस्काउंट आएगा और 45 रुपए का डिस्काउंट आने के बाद जितनी अमाउंट होगी उतने ही अमाउंट आपकी ब्लॉक की जाएगी आपके बैंक के थ्रू। क्योंकि आईपीओ में आप जब भी एप्लीकेशन करते हो तो आपकी अमाउंट ब्लॉक हो जाती है सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी कि अलॉटमेंट तक। और अलॉटमेंट मिलते ही आपके पैसे जो होते हैं वो बैंक से कट हो जाते हैं। अगर नहीं होते वो अमाउंट जो होती है वो अनब्लॉक होती है और आपके अकाउंट में दिखाई देने लगती है। तो आप जैसे ही यहाँ पे प्राइस बैंड डालते हो, कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट करते हो, उसके बाद तुरंत आपको उतने ही पैसे देने हैं डिस्काउंट कट करके। मतलब 904 रुपए इंटू 15, जो भी प्राइस होगी, जो भी अमाउंट होगी वो आपको पे करनी है। ये रिटेल के लिए और एम्प्लॉयज के लिए 45 रुपीज का डिस्काउंट तुरंत आपको दिया गया है। अगर आप पॉलिसी होल्डर हो तो पॉलिसी होल्डर के लिए 60 रुपीज का डिस्काउंट है। लगभग 7% का डिस्काउंट यहाँ पे पॉलिसी होल्डर के लिए दिया गया है।
लेकिन इसमें एक कंडीशन है, आपका जो पैन कार्ड है वो आपके पॉलिसी के साथ लिंक होना चाहिए। उसका डेट था 28 फरवरी तक का। 28 फरवरी के पहले अगर आपने यहाँ पे पैन कार्ड आपका पॉलिसी के साथ लिंक किया है तो आप पॉलिसी होल्डर यहाँ पे माने जाओगे, और उस पॉलिसी के नंबर के साथ आप यहाँ पे जो है एप्लीकेशन डाल सकते हो। आपको 60 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। 60 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा मतलब 889 रुपीज पे आपका ये जो एप्लीकेशन होगा वो कंसिडर किया जाएगा, और उतने ही पैसे 889 इंटू 15 जो कि लॉट है, उतने पैसे आपको यहाँ पे करने होंगे। अब पॉलिसी होल्डर किसको माना जाएगा? वैलिड पॉलिसी होल्डर एलिजिबिलिटी जो है, 13 फरवरी को डीआरएचपी फाइल हुआ था। 13 फरवरी के पहले अगर किसी ने पॉलिसी ली है, या फिर 13 फरवरी से लेके 4 मई तक अगर भी पॉलिसी ली है आपने, तब जिसने पॉलिसी ली है, और एलआईसी की पॉलिसी होनी चाहिए, किसी और प्राइवेट इंश्योरेंस की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, एलआईसी की पॉलिसी होनी चाहिए। 13 फरवरी से पहले कितनी भी पुरानी पॉलिसी हो, आपने अगर वो खरीदी है और आपके पास है, तो आप पॉलिसी होल्डर में गिने हो जाओगे, और आपका कंसिडरेशन उसमें होगा, और आप एज अ पॉलिसी होल्डर एप्लीकेशन डाल सकते हो। तो आपको कितनी पुरानी है इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। 13 फरवरी से पहले, 13 फरवरी 2022 की बात कर रहा हूं, जिस दिन इन्होंने डीआरएचपी फाइल किया था, तो उससे पहले के जो पॉलिसी होल्डर है वो एज अ पॉलिसी होल्डर यहाँ पे एप्लीकेशन अपनी डाल सकते हैं। तो ये तो हो गई पूरी कैसे अप्लाई करना है और किस तरीके से आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा इसकी बात। अब बात करते हैं थोड़ा सा क्या इसके ओवरव्यू के बारे में। कंपनी क्या है? जैसे कि आपको पता है एलआईसी जो है वो देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, या फिर लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, और ग्लोबली अगर बात करें तो ग्लोबली 5 नंबर पे एलआईसी आती है एज अ लाइफ इंश्योरेंस। तो लार्जेस्ट है। मार्केट शेयर की बात करें तो 66.2% का मार्केट शेयर है न्यू बिजनेस प्रीमियम में। न्यू बिजनेस जो वो लोग करते हैं कि प्रीमियम ओपन करते हैं, नया बिजनेस लेके आते हैं, 66% अभी भी लीड कर रहा है एलआईसी पूरे इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री लीडर है एक प्रकार से, और मोनोपोली काफी ईयर्स तक, काफी साल तक एलआईसी की मोनोपोली चल रही थी। उसके बाद प्राइवेट एंटिटीज आ गई और थोड़ा सा मार्केट शेयर इनका कम हो गया, लेकिन अभी भी 66% के आसपास से मार्केट शेयर होल्ड करते हैं न्यू बिजनेस प्रीमियम में। टोटल एयूएम, इसके साथ साथ ये इन्वेस्टिंग भी करते हैं, स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उसके बाद भी रिटर्न जनरेट करते हैं। ये भी एक इनका रेवेन्यू का सोर्स है। टोटल एयूएम जिसे कहते हैं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में एयूएम होता है असेट अंडर मैनेजमेंट। टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की अगर बात करें और एलआईसी की अगर हम बात करें, तो एलआईसी अकेला 39 लाख करोड़ का एयूएम होल्ड करता है। एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो है 39 लाख करोड़, विच इज मोर देन ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री मिलके भी इतना एयूएम हैंडल नहीं करती। और उसके साथ साथ ये एक ट्रस्टेड बैंड है, सबसे बड़ा ट्रस्ट है एलआईसी का, क्योंकि इनके एजेंट्स अपने लोगों के घर घर जाके ये पॉलिसीज बेचते हैं, और आपको एक विश्वास दिलाते हैं कि आपको अच्छे खासे यहाँ पे रिटर्न मिलेंगे, या फिर जो भी है जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी इनका जो टैगलाइन है, तो आपको बाद में भी पैसे इनके मिलेंगे। तो ये एक जो है गारंटीड रिटर्न जनरेशन करने का वादा करते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। तो कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस मॉडल है इनका, और उसके साथ साथ अक्रॉस द इंडिया इनका जो है वो प्रेजेंस है ओमनी चैनल द्वारा। मतलब जो होते हैं कि एजेंट्स थ्रू सारी चीजें हैंडल करनी होती है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन, ओमनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन जिसे बोलते हैं, नेटवर्क इनका उसके साथ है। उसके साथ अनपैरल एजेंट जो होते हैं वो भी इनके बहुत सारे जो पॉलिसीज है वो बेचते हैं। अब ये प्रोडक्ट कौन कौन से बेचते हैं, प्रोडक्ट के बारे में भी बात करनी इंपॉर्टेंट है। ये तो ओवरव्यू हो गया कि कितनी कंपनी एयूएम रखती है और कितना मार्केट शेयर रखती है। प्रोडक्ट के बारे में अगर बात करें तो कंपनी ऑफर पार्टिसिपेटिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट, मतलब 2 तरीके के प्रोडक्ट ये ऑफर करते हैं। एक होते हैं पार्टिसिपेटिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट, और दूसरे होते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग। तो नॉन पार्टिसिपेंट में जो भी प्रोडक्ट आते हैं उसमें यूनिट लिंक इंश्योरेंस आता है, उसमें आपका हेल्थ इंश्योरेंस आता है, पेंशन के जो प्लान होते हैं, एन्युटी और पेंशन के प्लान उसमें आते हैं, सेविंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट आते हैं, टर्म इंश्योरेंस आता है, और ये सारे जो प्रोडक्ट है वो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट में गिने जाते हैं, और पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट में भी इनके बहुत सारे प्रोडक्ट आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये तो हो गई प्रोडक्ट की बात। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और की पॉइंट्स के ऊपर। क्या क्या प्लस पॉइंट है अगर आपको एलआईसी के आईपीओ में इन्वेस्ट करना है या फिर आईपीओ में अप्लाई करना है? तो सबसे पहला तो मैंने बोल ही दिया था कि ट्रस्ट वर्दी है। बहुत अच्छा इनका ट्रस्ट मतलब लोगों में है,
लोगों में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, लोग बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, बहुत सालों से मार्केट लीडर रहा है, मोनोपोली रही है एक टाइम पे, और अभी भी मार्केट लीडर है और अभी भी मोनोपोली टाइप का या इनका अभी भी मोनोपोली का बिजनेस नहीं कर सकते, लेकिन ट्रस्ट जो है एलआईसी के ऊपर बहुत लोगों का ट्रस्ट होता है कि कुछ भी हो जाए एलआईसी तो नहीं डूबेगी, क्योंकि गवर्नमेंट एंटिटी है, गवर्नमेंट बैक एंटिटी है, तो पैसे तो उसमें मिलने ही है। प्लान्स जो है वो इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस ऐसे दोनों मिला के ये कॉम्बिनेशन के प्लान्स लोगों को देते हैं, ताकि मनी बैक पॉलिसी इनकी हो गई तो उनके उससे आपको पैसे भी मिलते रहते हैं, कुछ अमाउंट कुछ सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के बाद आपको पैसे भी मिलते रहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस ऐसे दो तरीके के कंबाइन प्लान विद गारंटेड रिटर्न आपको ये देते हैं, तो ये एक इनका प्लस पॉइंट हो गया है। उसके बाद एजेंट नेटवर्क लगभग 13.5 13.5 लाख इनके एजेंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया, जो कि घर घर जाके पॉलिसीज बेचते हैं। और आपको तो पता है कि कोई अपने पहचान वाला अगर एलआईसी का एजेंट हो तो उससे उसके ऊपर हम लोग ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। और रूरल एरियाज में जो है वो एलआईसी का अभी भी बोलबाला है, क्योंकि इतना वहां पे डेवलपमेंट ज्यादा पहुंचा नहीं है। क्योंकि अर्बन एरिया में क्या होता है कि बहुत सारे इंटरनेट की फैसिलिटीज आ जाती है और इंटरनेट पे हम बहुत सारे जो इंश्योरेंस है वो देखते हैं, वहां से अप्लाई कर सकते हैं। तो अर्बन एरियाज में थोड़ा इनका अभी भी जो है एजेंट नेटवर्क कम है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें पता होती है, ऑनलाइन वो पॉलिसीज खरीदते रहते हैं। लेकिन रूरल एरिया की बात करें तो ये अभी भी डोमिनेट कर रहे हैं, इनके एजेंट जो है वो अभी भी पॉलिसीज अच्छी तरीके से वहां पे सेल कर पा रहे हैं। तो एजेंट नेटवर्क एक बहुत बड़ी चीज है, इसके ऊपर ये ज्यादातर डिपेंड रहते हैं। ऑनलाइन अगर पॉलिसी इनकी बात करें तो वो थोड़े से यहाँ पे कम दिखाई देते हैं, लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि एजेंट नेटवर्क इनका अच्छा है। उसके बाद हायर ट्रस्ट, और ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि लोग इसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं और अच्छा बिजनेस मॉडल है ऐसा मान के इनकी पॉलिसीज खरीदते हैं। उसके बाद जो एयूएम मैनेज कर रहे हैं, एसेट जो ये मैनेज कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि 39 लाख करोड़ का ये एसेट मैनेज करते हैं, विच इज मोर देन एंटायर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। तो ये एक प्लस पॉइंट है इनके पास, क्योंकि ये कैश रिच कंपनी है। अगर किसी को क्योंकि म्यूचुअल फंड हो गया या फिर इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, क्योंकि इंश्योरेंस जो इंडस्ट्री है वहां पे उनको कैपिटल रखना पड़ता है कि किसी को देना पड़ गया, क्योंकि अगर कोई पॉलिसी मैच्योर हो गई तो उसको पैसे देने पड़ते हैं, तो उनके पास कैश रिच होना बहुत जरूरी है। तो कैश इनके पास अच्छा खासा मौजूद है और एयूएम भी ये अच्छा खासा बड़ा मैनेज करते हैं। स्टॉक मार्केट की बात करें तो ये स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ऑल ओवर स्टॉक मार्केट की बात करें तो 4% इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टॉक मार्केट के लिस्टेड स्टॉक में आती है। जो भी स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स आपको दिखाई देते हैं उस टोटल में 4% इनकी इन्वेस्टमेंट रहती है। मतलब हम सुनते ही रहते हैं कि एलआईसी ने बहुत सारे स्टेक खरीदे हैं किसी कंपनी में, या फिर किसी पर्टिकुलर कंपनी में अपना स्टेक बढ़ाया घटाया, ये सारी चीजें चलती रहती है। तो स्टॉक मार्केट में भी इनका बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है और अच्छा खासा रेवेन्यू वहां से भी इनको जनरेट होता है। गवर्नमेंट बॉन्ड में भी इन्होंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर चुकी है, वहां से भी इनका रेवेन्यू अच्छे से जनरेट हो जाता है। उसके अलावा 20,000 करोड़ का ऐसा कैश एलआईसी के पास पड़ा हुआ है जो अनक्लेम्ड है। होता है ना कि भी बाढ़ आ गई तो एलआईसी के पेपर बह गए, या फिर कोई किसी की मौत हो गई तो वो नहीं क्लेम कर पाया क्योंकि उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। तो ऐसा अगर हम अनक्लेम इंश्योरेंस जो कैश है वो 20,000 करोड़ तक का इनके पास पड़ा हुआ है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। कैश रिच कंपनी हमें यहाँ पे दिखाई देती है। पहले ये जो वैल्यूएशन था ये बहुत बड़े वैल्यूएशन पे आने वाली थी, या फिर 5% स्टेक गवर्नमेंट बेचने वाली थी, लेकिन मार्केट की कंडीशन देखते हुए इन्होंने 3.5% का स्टेक ही यहाँ पे बेचना अच्छा समझा है। तो लगभग 21,000 करोड़ का तो हमने यहाँ पे देख लिया कि इशू का साइज आ रहा है। तो ये कुछ प्लस पॉइंट्स थे। अब माइनस पॉइंट की भी बात करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि एलआईसी है मतलब आंख बंद करके खरीद लो, कुछ माइनस पॉइंट्स है। फ्यूचर ग्रोथ के बारे में सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज अगर इन्वेस्ट करोगे सिर्फ प्लस पॉइंट देख के इन्वेस्ट करना है, हमें माइनस पॉइंट भी देखने होते हैं, क्योंकि हमें एक्चुअल में पता होना चाहिए कि वेल्थ क्रिएशन कहाँ पे होने वाली है, कितना देर तक हमें होल्ड करना है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है या शॉर्ट टर्म में हमारा कैपिटल डबल हो जाएगा या फिर पैसे बनेंगे, इसके लिए माइनस पॉइंट भी देखने होते हैं। अब की चैलेंजेस या फिर माइनस पॉइंट कह लो तो ये सबसे पहला क्या इनके पास है कि पुअर पॉलिसी न्यू पॉलिसी ग्रोथ है। नई पॉलिसीज जो लोग लेना चाहते हैं वो आजकल बहुत सारे रिसर्च करके लेते हैं। रिसर्च किस तरीके से करते हैं, गूगल पे जाते हैं, देखते हैं कि क्या पीयर टू पीयर कॉम्पिटिटर कौन है, एलआईसी का कॉम्पिटिटर कौन है कि जो हमें अच्छी पॉलिसीज दे रहा है,
इंश्योरेंस पॉलिसीज अच्छी दे रहा है, हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस या फिर टर्म इंश्योरेंस अच्छा दे रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि LIC के जो ऑनलाइन प्लान है वो बहुत कम है, क्योंकि ये टोटली एजेंट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड रहते हैं। तो एजेंट हर जगह पे कभी कभी नहीं पहुंच पाता है, या फिर लोग क्या करते हैं कि एजेंट्स को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। लोग बोलते हैं कि कौन इनसे बात करे, टाइम वेस्ट करे, इससे अच्छा हम गूगल कर लेते हैं या फिर किसी और इनके कॉम्पिटिटर के पास जाके ऑनलाइन खरीद लेते हैं। तो इसकी वजह से LIC की जो न्यू पॉलिसी ग्रोथ है वो थोड़ी सी कम हो गई है। मार्केट शेयर जो है वो वहां पे LIC थोड़ा सा कम कर रहा है, मतलब लूज कर रहा है। तो ये एक इनके पास बहुत बड़ा चैलेंज है कि बहुत सारी जो इनकी पॉलिसीज अच्छी अच्छी हैं वो इनको ऑनलाइन लेके आनी पड़ेगी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों को देनी पड़ेगी। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज आर टेकिंग कंट्रोल स्पेशली इन अर्बन एरियाज। शहरों में प्राइवेट एंटिटीज जो है वो बहुत सारे यहाँ पे एडवर्टाइज करते हैं या फिर कोई ऑफर लेके आते हैं, और इस तरीके से वो अर्बन एरियाज में ज्यादा थोड़ा सा टेक कंट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि आजकल तो हर एक के मोबाइल के पास, उनके पास इंटरनेट होता है, सारी चीजें वो देखते हैं, उसके बाद अप्लाई करते हैं, तो वन क्लिक के ऊपर इनकी सारी काम हो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या है कि अर्बन एरियाज में LIC का जो थोड़ा सा मार्केट शेयर है वो कम हो रहा है, और प्राइवेट एंटिटीज थोड़ा ज्यादा यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इनके पास इनका एक बहुत बड़ा चैलेंज या फिर एक माइनस पॉइंट इन्हें बता सकते हैं। मार्जिन इन इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट आर लो। मतलब इनके जो मार्जिन है, इंश्योरेंस के मार्जिन है और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट जो है ये लिमिटेड है इनके। बहुत सारे इनके प्रोडक्ट नहीं आते हैं, लिमिटेड प्रोडक्ट है, और मार्जिन जो है इनके वो थोड़े से कम यहाँ पे दिखाई देते हैं। इसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है आगे आने वाले दिनों में कि किस तरीके से, क्योंकि कंपटीशन तो बहुत है इस इंडस्ट्री में, कंपटीशन बहुत है। और इंडिया जैसी कंट्रीज में अभी जब पैंडेमिक हो गया था उसके बाद से इंश्योरेंस की वैल्यू जो है वो बहुत अच्छी हो गई है। लेकिन बहुत सारे प्लेयर होने के बावजूद, यहाँ पे LIC एक बड़ा प्लेयर होने के बावजूद बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं, इसकी वजह से थोड़े से चैलेंज इनको फेस करने पड़ सकते हैं। उसके बाद डिपेंडेंस ऑन सेल ऑन द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर इनका सेल डिपेंड रहे, और सिंगल प्रीमियम प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा इनका जो पोर्शन है, सिग्निफिकेंट पोर्शन इनका रेवेन्यू का उसके ऊपर है। मतलब सिंगल जो है प्रीमियम प्रोडक्ट, सिंगल प्रीमियम प्रोडक्ट के ज्यादा डिपेंडेंट है रेवेन्यू के ऊपर। जो भी रेवेन्यू इनका जनरेट होता है वो सिंगल प्रोडक्ट एंटिटीज के यहाँ पे या फिर सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड रहता है, प्रीमियम के ऊपर डिपेंड रहता है। तो वो एक सबसे बड़ा चैलेंज है। तो इनको थोड़ा सा जो डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं इसको, वो थोड़ा सा करना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा कि हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज है, तो ये कुछ 5-6 जो है पॉइंट वो की चैलेंजेस है इनके बारे में। और जो इनका रेवेन्यूज है, रेवेन्यू जनरेशन के बाद जो मार्जिन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आता है या फिर जो नेट प्रॉफिट इनका आता है वो बहुत कम दिखाई देता है। वो फाइनेंशियल्स में हम डिस्कस करेंगे कि कितना कम आता है, उससे आपको पता चलेगा कि टोटल एसेट बहुत ज्यादा है, रेवेन्यू बहुत ज्यादा जनरेट होता है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आता है वो बहुत कम आ रहा है। रेवेन्यू के हिसाब से प्रॉफिट बहुत कम यहाँ पे आता है। ये मार्जिन ऑफ इंश्योरेंस होता है, ये बहुत कम यहाँ पे आपको दिखाई देता है। तो ये एक इनका ड्रॉबैक है, और ये एक बड़ा ड्रॉबैक आगे आने वाले दिनों में आपको दिखाई दे सकता है, क्योंकि मार्जिन अगर इंप्रूव नहीं करती है कंपनी तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आपको दिखाई दे सकती है। तो उसके बाद हम अब बात करेंगे फाइनेंशियल्स के ऊपर, क्योंकि बहुत जरूरी है फाइनेंशियल्स के ऊपर बात करना। तो फाइनेंशियल्स अगर देखोगे आप यहाँ पे, तो लास्ट 3 इयर्स के फाइनेंशियल्स हमने यहाँ पे देखे हैं। एसेट्स आप देख रहे हो, एसेट्स आपको यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, अच्छे खासे एसेट्स में बढ़ोतरी आपको दिखाई दे रही है। 2019 से लेके 2021 तक का हमारा यहाँ पे डेटा है। तो एसेट्स यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये सारे जो फिगर्स है ये करोड़ में है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी इंक्रीजिंग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन रेवेन्यू के हिसाब से अगर आप मार्जिन देखोगे तो वो बहुत कम यहाँ पे दिखाई देते हैं। 5,70,810 का रेवेन्यू करोड़, 5,70,810 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, और प्रॉफिट कितना हुआ है, सिर्फ 2,627 करोड़ का। मतलब 5 लाख करोड़ का आप रेवेन्यू जनरेट करते हो और उसमें से सिर्फ 2600 रुपए तक का, 2600 करोड़ रुपए तक का प्रॉफिट चाहते हो। यहाँ आपको पता चलता है कि मार्जिन ऑफ इंश्योरेंस कितना कम इनका है, और ये आगे आने वाले दिनों में इफेक्ट कर सकता है। लेकिन फिर भी, और ओवरऑल वैल्यूएशन देखोगे, कितने प्राइस पे वैल्यूएशन पे जो IPO आया है वो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे सस्ता लग रहा है, और डिस्काउंट भी दे रहे हैं, तो अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन पूरी डिटेल्स देखना भी जरूरी है।
तो यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ रहा है लेकिन उस हिसाब से प्रॉफिट नहीं दिखाई दे रहा है। 5 लाख करोड़ का रेवेन्यू है और सिर्फ 2700, 2800 या 3000 करोड़ तक का प्रॉफिट आ रहा है, मतलब प्रॉफिट बहुत कम है। रेवेन्यू के हिसाब से प्रॉफिट यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, कम यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम थोड़े से आगे जाके पीयर टू पीयर कंपटीशन देखें, एम्बेडेड वैल्यू जो होती है इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में, एम्बेडेड वैल्यू के ऊपर सारी चीजें डिपेंड होती है। और एम्बेडेड वैल्यू के हिसाब से अगर हम एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के बारे में इसका कंपैरिजन करें तो हमें थोड़े से यहाँ पे जो रेशोज है वो कंपेयर करने होते हैं। सबसे पहला तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एम्बेडेड वैल्यू कितनी है, 95,605। ये फिगर्स भी सारे करोड़ में है और परसेंटेज तो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो एम्बेडेड वैल्यू बहुत ज्यादा एलआईसी की निकल के आती है, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के हिसाब से देखें तो। अब सबसे इंपॉर्टेंट रेशो जो होता है वो होता है वैल्यू ऑफ बिजनेस। वैल्यू ऑफ बिजनेस जितना यहाँ पे ज्यादा होगा उतना इंश्योरर के लिए बहुत अच्छी चीज होती है। और कंपैरिजन अगर देखें इन तीनों जो पीयर टू पीयर कंपटीशन हम देख रहे हैं कॉम्पिटिटर के हिसाब से, तो वैल्यू ऑफ बिजनेस जो है वो एलआईसी का बहुत अच्छा निकल के आ रहा है। ये एक इनका और प्लस पॉइंट हमें दिखाई देता है, क्योंकि वैल्यू ऑफ बिजनेस जितना ज्यादा होगा उतना इंश्योरर के लिए बहुत अच्छी चीज होती है। उसके बाद अगर वीएनबी मार्जिन हम देखेंगे, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन, तो वो भी यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि मार्जिन इनके बहुत लोज है, लो साइड पे मार्जिन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसकी वजह से वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन जो है वो कम दिखाई दे रहे हैं बाकी कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में। 9.90 एलआईसी के मार्जिन है, 26%, 20% एंड 25% अदर कॉम्पिटिटर के मार्जिन है। यहाँ पे मार्जिन इनका बहुत ज्यादा निकल के आता है जो कि ग्रोथ को दर्शाता है। तो एलआईसी को मार्जिन थोड़े से बढ़ाने होंगे अपने, क्योंकि ये इनके पास एक की चैलेंज की तरह काम करेगा। उसके बाद टोटल कॉस्ट रेशो जो है वो इनका 14% के आसपास और बाकी कंपनियों का उसी के आसपास 14-15% के आसपास हमें दिखाई दे रहा है। तो टोटल कॉस्ट का रेशो जो है वो कम होना चाहिए। लोअर जितना होता है उतना इंश्योरर के लिए अच्छा होता है। टोटल कॉस्ट रेशो को अगर हम देखेंगे तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से अगर कंपैरिजन करेंगे तो हम एक्सपेंस रेशो देखते हैं। उसी तरीके से हमें क्या करना है, टोटल कॉस्ट रेशो को देखना है। एक्सपेंस रेशो जितना कम रहता है उतना हमारे लिए अच्छा रहता है म्यूचुअल फंड में। उसी तरीके से आप अगर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में देखते हो तो टोटल कॉस्ट रेशो जितना कम रहेगा उतना हमारे लिए बहुत अच्छी चीज होती है, इंश्योरर के लिए ये एक अच्छी चीज मानी जाती है। तो 14% है और एचडीएफसी लाइफ का 16%, एसबीआई लाइफ का सबसे कम है यहाँ पे 8.3% और आईसीआईसीआई प्रू का यहाँ पे 12% के आसपास टोटल कॉस्ट रेशो दिखाई देता है। उसके बाद अगर हम कंजर्वेशन रेशो की बात करें तो ये जितना ज्यादा रहेगा उतना इंश्योरर के लिए बहुत अच्छी चीज होती है। अब आप यहाँ पे देखते हो कि कंपेयर करें तो सिर्फ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का एलआईसी से थोड़ा सा कम है, लेकिन ऑलमोस्ट बाकी सारे कॉम्पिटिटर के साथ ही इनका जो कंजर्वेशन रेशो है वो यहाँ पे निकल के आता है। तो ये एक अच्छी साइड यहाँ पे मानी जाएगी। उसके बाद टोटल प्रीमियम सीएजीआर, प्रीमियम का सीएजीआर अगर हम देखें 10 साल का तो वो भी यहाँ पे कम दिखाई देता है 7.10%, और बाकी कंपनियों का अगर हम देखें तो लगभग 15, 14 और 7% के आसपास निकल के आ रहा है। न्यू बिजनेस प्रीमियम सीएजीआर, मतलब जो न्यू बिजनेस यहाँ पे जनरेशन हो रहा है उसका अगर सीएजीआर देखे तो 7.80%, एचडीएफसी लाइफ का 17%, एसबीआई का 10% और आईसीआईसीआई प्रू का 5.2%। मतलब यहाँ पे भी दो कंपटीटर से जो एलआईसी है थोड़ा सा पीछे रह रही है। तो इनको इसके ऊपर भी थोड़ा न्यू बिजनेस के ऊपर काम करना पड़ेगा और प्रीमियम के ऊपर भी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, क्योंकि सिंगल प्रीमियम प्रोडक्ट के ऊपर ये डिपेंड रहते हैं। सिग्निफिकेंट इनका रेवेन्यू जो है वो सिंगल प्रोडक्ट रेवेन्यू के ऊपर डिपेंड रहता है। तो इनको थोड़ा सा इसके ऊपर ये एक चैलेंज होगा इनका थोड़ा सा बढ़ाने के लिए। अब बात करते हैं फाइनेंशियल रेशोज की और कंपैरिजन भी करेंगे फाइनेंशियल रेशोज का कि कंपनी सस्ती है या महंगी है। तो सबसे पहले तो ऑपरेटिंग आरओईवी, रिटर्न ऑन एम्बेडेड वैल्यू, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और ये जितना ज्यादा होगा उतना कंपनी के लिए अच्छा या फिर इंश्योरर के लिए अच्छी चीज मानी जाती है। और कॉम्पिटिटर की अगर बात करें तो एलआईसी की जो आरओईवी, रिटर्न ऑन एम्बेडेड वैल्यू है, वो बहुत अच्छी निकल के आ रही है, लगभग 37% के आसपास। अदर्स की देखेंगे तो 18, 19 और 15% के आसपास है। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 45% है, ये भी अच्छी यहाँ पे निकल के आ रही है। एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की अगर आप बात करें तो वो बहुत कम दिखाई दे रही है, क्योंकि ये ऑलरेडी लिस्टेड स्टॉक है।
ऐसा नहीं है कि लिस्टेड स्टॉक नहीं है, एलआईसी अभी लिस्ट हो रही है। ईपीएस की अगर बात करें तो 4.47 का है, 5.72, 15 सबसे ज्यादा एसबीआई लाइफ का है और आईसीआईसीआई प्रू का 5.25 का है। पी रेशो की अगर हम बात करें यहाँ पे तो 201 रुपए का पी रेशो आता है। प्राइस टू अर्निंग रेशो इनका 201.97 लगभग 202 रुपए का आता है। लेकिन सिर्फ पी रेशो देखना यहाँ पे नहीं होता है, बाकी सारी चीजें भी देखनी होती है। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पी रेशो ज्यादा है मतलब कंपनी ओवर वैल्यू है या फिर महंगी है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि इंडस्ट्री पीई की अगर बात करें तो 79.77 का इंडस्ट्री पीई है और सिर्फ एसबीआई लाइफ इंडस्ट्री पी से आपको कम दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये नहीं कि एचडीएफसी लाइफ और आईसीआईसीआई प्रू बहुत महंगे हैं और एलआईसी तो बहुत ही ज्यादा महंगी है। तो ग्रोथ के ऊपर डिपेंड होता है कि किस तरीके से यहाँ पे इनके रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है और प्राइस टू अर्निंग किस तरीके से यहाँ पे बढ़ रही है। तो अभी तो फिलहाल 3 साल का डेटा हमने देखा है, उसके हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे तो 201 का यहाँ पे पी रेशो निकल के आता है। थोड़ा सा हायर साइड पे है, लेकिन सिर्फ एक के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो हम गलत साबित हो सकते हैं। तो डेट टू इक्विटी रेशियो देखना बहुत जरूरी है। कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है, जीरो डेट कंपनी है, तो ये एक प्लस पॉइंट इसका निकल के आता है। बाकी अगर कॉम्पिटिटर देखे तो उनका भी डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत कम यहाँ पे है। एसबीआई लाइफ का तो जीरो ही है, इनके ऊपर भी कोई डेट नहीं है। तो कॉम्पिटिटर का अगर देखे तो एलआईसी भी इनके साथ साथ ही है, कोई भी कॉम्पिटिटर इससे आगे या फिर ज्यादा डेट है ऐसी बात नहीं है। करंट रेशो ये एक और चीज होती है जो देखनी होती है, और ये भी थोड़ा सा आपको यहाँ पे कंसीडर करना होता है। जितना ज्यादा करंट रेशो कम रहेगा उतना यहाँ पे अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर कॉम्पिटिटर की बात करें तो करंट रेशो थोड़ा सा बाकी के कॉम्पिटिटर का कम है और एलआईसी का ज्यादा निकल के आता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ सकता है। बहुत सारे की चैलेंजेस है इनके, लेकिन अगर ओवरऑल अगर मुझसे आप पूछोगे, कंक्लूजन के ऊपर आते हैं थोड़ा सा हम। कंक्लूजन अगर मुझे पूछोगे तो मैं तो इसमें अप्लाई करने वाला हूं, क्योंकि एप्लीकेशन मिलने के चांसेस आपके ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा इशू यहाँ पे है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो डिस्काउंट के ऊपर आपको ये आईपीओ मिल रहा है। 5%, 45 रुपीज की अगर बात करें, रिटेल ट्रेडर हो या एम्प्लॉय हो तो 5% का डिस्काउंट, लगभग 5% तक का डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल रहा है। और अगर आप पॉलिसी होल्डर हो तो लगभग 60 रुपए यानी कि 7% के आसपास का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। मान लीजिएगा ये 900 रुपए पे भी ट्रेड ओपन हो जाता है, माइनस में 945 पे नहीं लेकिन 900 रुपए पे भी ओपन हो जाता है, तो भी पॉलिसी होल्डर इसमें पैसे बना देंगे। और अगर 949 के ऊपर, 950 के ऊपर ओपन हो भी जाता है तो भी यहाँ पे आपको डिस्काउंट आपको पहले मिला है, इसकी वजह से इसमें आपको पैसे बनने के चांसेस मिल सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़ा बिजनेस है और एलआईसी जो पॉलिसीज अपनी निकालती है वो 10-15 साल के लिए रहती है। मतलब जो भी एलआईसीज की पॉलिसी है वो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज नहीं रहती है, मिनिमम 5 साल या 10 साल या 30 साल तक की पॉलिसीज आपको लेनी पड़ती है। तो इसीलिए मैं कहूंगा अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और पोर्टफोलियो में इसे रखना चाहते हैं लंबे समय तक के लिए, तो आपको और भी ज्यादा इसमें फायदा दिखाई देगा। वैसे तो लिस्टिंग में आपको डिस्काउंट मिल रहा है, इसकी वजह से थोड़ा प्रॉफिट तो हो ही जाएगा। लेकिन जो भी लॉन्ग टर्म के लिए व्यूअर्स हमारे सोच रहे हैं कि हमें को एक ऐसा स्टॉक चाहिए जो हम 10-15 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, तो दिस इज योर स्टॉक। आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए भी अगर बात करोगे तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे अच्छा लिस्टिंग मिल जाएगा, क्योंकि हाइप इतनी की गई है। लेकिन थोड़े से मिक्स रिव्यू यहाँ पे मिल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हायर वैल्यूएशन हो रहा है और जो रेवेन्यू के हिसाब से मार्जिन आ रहे हैं या फिर प्रॉफिट आ रहा है वो थोड़ा से कम दिखाई दे रहे हैं। तो जो भी आपको करना है, मैंने तो आप अपने बारे में बताया कि मैं तो यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। आपको अगर अप्लाई करना है तो आप एक बार आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं और उसके बाद इसमें एप्लीकेशन डाल सकते हैं। बहुत ही इजी है एप्लीकेशन डालना। एप्लीकेशन के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। अगर वीडियो नहीं पता है आपको किस तरीके से अप्लाई करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो जाके वीडियो देख सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये था एलआईसी के आईपीओ के ऊपर पूरा डिटेल एनालिसिस। आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीका का बिजनेस है, कैसे फाइनेंशियल्स है और पीयर टू पीयर कॉम्पिटिशन से आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि फाइनेंशियल रिसोर्स किस तरह से निकल के आ रहे हैं। सो आई होप वीडियो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और आप हमें डायरेक्टली ज्वाइन भी कर सकते हैं जहां आपको स्टॉक मार्केट के बारे में प्रीमियम कंटेंट मिलेगा। तो ज्वाइन बटन दबाते ही आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। छोटी सी अमाउंट देके
आप यहाँ पे प्रीमियम कंटेंट जो है वो ले सकते हैं। धन्यवाद।